हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि आपके इंग्लिश के एग्जाम के अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन आता है उसको आपको कैसे कवर करना है। देखो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एसएससी के एग्जाम में अगर मैं सही बात करूं तो पिछले 2 साल से प्री के अंदर नहीं देखा गया है। ये अच्छी बात है कि प्री के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कहीं ना कहीं आपका समय जरूर लेता है और वो समय आपके पास इतना होता नहीं है, क्योंकि आपको मैथ्स पर फोकस करना होता है जो कि आपका ज्यादा समय लेती है। प्री के अंदर अभी नहीं आ रहा है, लेकिन पहले आ चुका है और दोबारा आपके एग्जाम में नहीं आएगा ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है। लेकिन मेंस का जो एग्जाम है, मेंस के एग्जाम में करीब करीब 20, 30, 40 मार्क्स तक के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिले हैं। 20 मार्क्स तो एकदम पक्के ही आप समझिए, 10% ऑफ द पेपर तो पक्का ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आता है। तो ये 10% पेपर आपको करना कैसे है, इसकी हम आज बात करने वाले हैं। विशेष ध्यान ये दें कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 2 तरीके से काम किया जाता है। एक तो तरीका होता है कि आप पहले रीड करो और फिर क्वेश्चंस करो, और एक होता है कि क्वेश्चंस के हिसाब से आप रीड करो। ये दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है जहां तक एसएससी का सवाल है। क्यों? क्योंकि एसएससी के एग्जाम में अगर आप रियली देखेंगे तो टाइम की किल्लत नहीं आती, कॉन्सेप्ट की किल्लत आती है। आपको अक्सर आता ही नहीं होता, इसीलिए पेपर में कम मार्क्स आते हैं। नहीं तो जो भी बच्चे सेलेक्ट होने योग्य होते हैं उनकी इतनी प्रैक्टिस होती है कि उनके पास टाइम हमेशा फालतू बचता है। मैथ्स में जरूर मैं समझता हूं कि टाइम की थोड़ी कमी लगती है हमें, अक्सर मैथ्स का मेंस का एग्जाम भी देते हैं तो टाइम की काफ़ी कमी आती है। लेकिन इंग्लिश के अंदर टाइम की कमी जैसा कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा समय हमारा रीअरेंजमेंट खाता है। और अगर आपने वो क्लास मेरी कल वाली देखी है रीअरेंजमेंट के ऊपर, तो आपको तरीका समझ में आया होगा कि रीअरेंजमेंट भी हम कम समय में कैसे कर सकते हैं। आरसी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वोकैब के क्वेश्चन, ग्रामर के क्वेश्चन बहुत टाइम नहीं लेते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन तो फ्रैंकली टाइम से पहले हो जाना आपका चाहिए। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करते वक्त आपको क्या अपनाना चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आपको यह अपनाना चाहिए कि पहले आप रीड करें और बाद में आप क्वेश्चंस करें। शुरू में आपकी वर्बल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, आपकी रीडिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, इसलिए पहले रीडिंग करें, उसको याद रखें और फिर क्वेश्चंस करें। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास में आता जाए वैसे वैसे आप दूसरे पैटर्न पर आते जाएं कि पहले आप क्वेश्चन देखें, कौन से क्वेश्चन बिना पैसेज पढ़े आप कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन के लिए आपको 1-2 चीजें कहीं पैसेज से उठानी होगी, वो उठाकर आप कर पाएंगे। जो एसएससी का एग्जाम है उसके अंदर बहुत ही इजी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, जबकि बैंक के एग्जाम में अगर हम देखें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, है ना। बैंक में डिफिकल्ट होते हैं, एसएससी में इजी आते हैं। एसएससी में डिफिकल्टी लेवल अगर किसी चीज का ज्यादा है तो वो क्लोज टेस्ट का है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में कभी कभी वोकैबुलरी ऐसी आती है जो आपको दूर दूर तक सुनी हुई नहीं होती। तो बैंक अगर तैयारी साथ में कर रहे हैं तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी। नहीं तो एसएससी के लिए आप बस रूटीन में 2-3 कॉम्प्रीहेंशन भी, अगर आप अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो चैप्टर वाइज बुक है आपकी किसी भी पब्लिकेशन के आपके पास, उससे अगर आप रोज 2-3 पैराग्राफ आधा घंटा रोज अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को देंगे तो आप बहुत ही अच्छे से पेपर में स्कोर कर पाएंगे। अब एक्चुअली करना कैसे है उसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर में रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर, शांति निकेतन के ऊपर एक पैसेज आया था। वो पैसेज है, उसमें 10 सवाल हैं, है ना। मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन है, 10 सवाल हैं। ये 10 सवाल हम पहले ऐसे नहीं करेंगे। ये वाला जो तरीका है ये जनरली सबको ही आता होता है कि पहले एक पैसेज पढ़ लो और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसमें सिखाने वाला कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप क्या क्या बिना पैसेज पढ़े कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन, और क्वेश्चन के हिसाब से पैसेज में ढूंढना कैसे चाहिए, वो आज हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना आपको समझा पाऊंगा, वरना ये ज्यादातर चीजें प्रैक्टिस की है, इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलता जाएगा। लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, खास तौर से जब स्क्रीन पे एक साथ पैसेज आता है तो आपको इजी लगेगा। लेकिन हमारे पास स्क्रीन, आपकी मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, इसके लिए स्क्रीन कम होने की वजह से 3 हिस्सों में बांट रखा है मैंने। लेकिन हम पहले सीधा पैसेज के ऊपर चलते हैं। हम पहले तो ये देख रहे हैं कि पैसेज में क्या क्या पढ़ना है, हमें थोड़ा सा नजर
एक बार क्वेश्चंस पे मारी होती है तो पता रहता है कि ये पूछा था, ये देखना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य पैसेज को पढ़कर समझना नहीं है। वो समझ में आएगा तो अच्छा है, पर लक्ष्य हमारा नहीं है कि हम पैसेज पढ़ के समझें, लक्ष्य हमारा क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन के हिसाब से काम होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, रविंद्रनाथ वॉज अ फॉर्मिडेबल लिटरेरी फोर्स, दिस इंप्लाइज ही वॉज। अब इस क्वेश्चन में फ्रैंकली अगर आपको इंग्लिश आती है, थोड़ी सी वर्ड के मीनिंग्स आते हैं, तो आपको पैसेज की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मिडेबल लिटरेरी फोर्स, थोड़ा सा जीके भी पता होगा तो आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर के लिए, तो खुद की वो कविताएं लिखते थे। पुष्पांजलि उनका एक वो था, गीतांजलि, सॉरी माय मिस्टेक, गीतांजलि उनकी एक कविता थी जो कि नोबेल प्राइज जीती थी। तो फॉर्मिडेबल लिटरेरी फोर्स थे, इसका मतलब क्या है? वो पावरफुल राइटर थे, बिल्कुल अच्छे चांस है। रीडर ऑफ बुक्स थे, नहीं होगा। लैंड ओनर नहीं होगा। एजुकेशनिस्ट नहीं होगा। ये तो मैंने अभी तक पैराग्राफ पढ़ा भी नहीं है, तो भी मैं बता सकता हूं कि ए आंसर होगा, लेकिन फिर भी आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि किसकी बात हो रही है, कि रविंद्रनाथ पढ़ते बहुत ज्यादा थे, या फिर एजुकेशनिस्ट बहुत अच्छे थे, या राइटर बहुत अच्छे थे। विद वट एम शांति निकेतन वॉज एस्टैब्लिश्ड, लक्ष्य क्या था शांति निकेतन का, यह हमें याद रखना है कि यह पूछा हुआ है, तो जब भी आएगा पैसेज पढ़ते वक्त तब हम इसको पकड़ लेंगे। द वर्ड अनफेटर्ड इन द टेक्स्ट सजेस्ट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, कभी किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लेते हैं, तो ये सिंपल आपकी वोकैबुलरी होगी। तो अनफेटर्ड का मीनिंग आपको पता हो तो भी बात बन जाएगी, नहीं तो आप अनफेटर्ड अगर ढूंढने लगे, अनफेटर्ड, ये अनफेटर्ड अगर आप ढूंढने लगे तो ये अनफेटर्ड लिखा हुआ है, तो एक बार इस लाइन को पढ़ के भी आप देख सकते हैं। जनरली ये वर्ड जो होगा, जो पूछा जाएगा, वो बोल्ड में या इटैलिक्स में होता है, अच्छे चांस है, नहीं है तो ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। शांति निकेतन embodies रविंद्रनाथ टैगोर्स विजन ऑफ अ प्लेस ऑफ लर्निंग दैट इज अनफेटर्ड बाय रिलीजियस एंड रीजनल बैरियर्स। तो वो अनफेटर्ड है रिलीजियस और रीजनल बैरियर्स है। रिलीजियस मतलब जो हमारे धार्मिक और जो एरिया के बैरियर्स हैं, है ना, उनसे अनफेटर्ड है। अब एक्चुअली तो आपको अनफेटर्ड वर्ड का मीनिंग ही आना चाहिए, आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी होनी चाहिए। पर फिर भी आपके लिए बता दूं, फेटर जो होता है वो बंधन को बोलते हैं, सांकल जो होती है वो फेटर्स बोलते हैं, कि जो बांध रखा है, जोड़ रखा है। ऐसी एक वर्ड है टेदर। टेदर वर्ड आपने यूज किया है कहीं, कहां यूज किया याद करो, आपके मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर आप यूएसबी टेदरिंग करते हैं, याद करो। तो टेदर करना मतलब जोड़ना होता है, बांधना होता है, रोकना होता है। वैसे फेटर का मतलब बेड़ियां डालना होता है। फेटर्ड का मतलब जिसे बांध रखा है, रोक रखा है, और अनफेटर्ड का मतलब बिना बांधे, बिना रोके। तो जो धार्मिक और एरिया की रुकावटों से बंधा हुआ नहीं है, उसका मतलब अनफेटर्ड है। तो फ्री फ्रॉम बैरियर्स, ये आपको साफ समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो रिस्ट्रिक्टेड बाय रीजनल डिफरेंसेस, बाउंड बाय रिलीजियस बिलीफ्स। रिस्ट्रिक्टेड और बाउंड दोनों का ही मतलब रुकावट होना, बंधन होना, है ना, बंधे होना मतलब है। तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकते थे। आउटसाइड द क्लासरूम का कोई लॉजिक नहीं है, तो हमें पता है कि ए ही आंसर होगा। 3 में से 2 क्वेश्चन तो हमने ऐसे ही कर दिए हैं, पैसेज पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी है। ऐसा ही आपको करना है जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो शुरू ऐसे ही करें कि आप थोड़ा पैसेज पढ़ें 5, 7, 10, 15 दिनों तक, ताकि आपको थोड़ी रीडिंग की हैबिट आए। उसके बाद आपको यही तरीका अपनाना है। यस, What did शांति निकेतन इनिशियली सर्व एज? एक तो हमें एम पता करना था, अब पूछ रहे इनिशियली, शुरू में शांति निकेतन क्या चीज थी? क्लासरूम था, हॉलिडे रिजॉर्ट था, समर हाउस था, या स्पिरिचुअल सेंटर था? ये हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें हो सकता है ना आता हो। टैगोर्स अर्स्टवाइल होम मीन्स, अब यहां पर आपको अर्स्टवाइल का पूछ लिया है मतलब। अर्स्टवाइल आपने बहुत जगह देखा है, आप याद करो, रशिया को अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन कहते हैं, कि जो आज रूस है वो पहले सोवियत संघ होता था, है ना। अर्स्टवाइल मतलब पहले इसका क्या नाम होता था वो बोलना चाह रहे हैं। तो अर्स्टवाइल होम का मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्मर होम हो जाएगा। फॉर्मर का मतलब पहले वाला होता है, अर्स्टवाइल का मतलब भी पहले वाला होता है। ये कॉमन सेंस इंग्लिश वोकैबुलरी पर गेम खेल रहे हैं हम। अगर आपको ये आता हो तो 5 में से 3 सवाल हम कर चुके हैं।
विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स अबाउट शांति निकेतन इज नॉट ट्रू। मैं थोड़ा सा धीरे करवा रहा हूं क्योंकि ये क्लास है, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, लेकिन आप इसको फटफट फटफट करेंगे, इतना समय नहीं लगाएंगे, ये आप ऑब्वियसली समझते ही हैं। नॉट ट्रू बोल रहे हैं, शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना, ये नॉट ट्रू है। लोकेटेड कहां पर है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में, ये नॉट ट्रू है। क्लासेस वर हेल्ड इन ओपन एयर, ये नॉट ट्रू है। कि वॉज सेटअप बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये नॉट ट्रू है। चार चीजें हमें पता चल गई है, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि इसमें से क्या नॉट ट्रू है। ये जो नॉट है ये धोखा दे जाएगा किसी दिन आपको, अक्सर बच्चों को देता है। ट्रू को मार्क कर देते हैं, पहला जो ट्रू नजर आता है, नॉट को अक्सर बच्चे नहीं देखते। अभी ये क्वेश्चन कर नहीं सकते पैसेज पढ़े बिना। When did शांति निकेतन ग्रो इनटू यूनिवर्सिटी? ऐसे सवाल बहुत कीमती होते हैं, खास तौर से अगर आपके पास समय नहीं है, 1 मिनट पड़ा है, अब आरसी करना है। अभी कैसे करोगे, वर्ड वाले क्वेश्चन कर लो और ऐसे क्वेश्चन कर लो। कब बना था यूनिवर्सिटी, साल दे रखा है। देखो वर्ड्स बहुत सारे होते हैं तो कोई एक वर्ड ढूंढना मुश्किल है, पर ईयर ढूंढना बहुत आसान है। देखो ढूंढते हैं हम ईयर, इसमें कहीं पे ईयर नहीं है, नहीं है इसमें। इन 1863 he turned it into a spiritual center, स्पिरिचुअल सेंटर में बदल दिया था उसको। हमें एक क्वेश्चन का और उत्तर मिल गया, स्पिरिचुअल सेंटर की और कहीं पे बात हुई थी, वेयर पीपल फ्रॉम और रिलीजियस, और तो कहीं इस साल की बात नहीं हुई है। 1921 शांति निकेतन ग्रू इनटू विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921। तो 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना और 1863 में एक स्पिरिचुअल सेंटर बना। जरा आ जाते हैं, ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया 4 नंबर का। इनिशियली क्या था, स्पिरिचुअल सेंटर था भाई। ये तो हम ढूंढना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन ईयर जब हम ढूंढने लगे तो हमें ये मिल गया। ऐसा बहुत होता है, ऐसा आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो छांट के लिया होगा, पर नहीं, ऐसा बहुत होता है। ये मेरा बनाया हुआ पैसेज नहीं है, ये एग्जाम में आया हुआ पैसेज है। स्पिरिचुअल सेंटर का आंसर मिल गया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी बना था, तो ये तो सही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है ना। बाकी हमें अभी पता नहीं है। 1921 में यूनिवर्सिटी बना था भाई, ये अभी अभी हमने देख लिया है। 1921 1863 में, और ये 1921 में ये यूनिवर्सिटी बना था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये हमें पता चल चुका है। तो 1921 इसका आंसर आ जाएगा। 7 में से 5 क्वेश्चन, 6 नंबर छोड़ के और 2 नंबर छोड़ के, 7 में से 5 सवाल हम कर चुके हैं। अभी तक हमने पैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, हम बस ढूंढ के कर रहे हैं। ये ढूंढने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक पैसेज से आपको समझ में नहीं आएगा। मैं तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं। जब तक आप आधा आधा घंटा खुद से रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे आरसी करने की, 5-7 आरसी रोज के नहीं निकालेंगे, तब तक आप नहीं सीख सकते। पहले दिन नहीं आएगा, लेकिन 2 महीने बाद जब 60 दिन तक आप रेगुलरली करोगे, तब कोई आपको रोक नहीं पाएगा। व्हाट डज द नेम शांति निकेतन मीन? अब यहां पर आप चाहो तो वेट कर सकते हो पैसेज पढ़ने का, नहीं तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। इतनी हिंदी आपको आती होगी कि शांति निकेतन है तो शांति लव नहीं होता, लर्निंग नहीं होता, कल्चर नहीं होता। शांति क्या होता है, पीस होता है। तो अबोर्ड का मतलब घर, निकेतन वैसे भी घर बोलते हैं, तो अबोर्ड ऑफ पीस हो जाएगा। इतना शांति वर्ड का मतलब पीस होता है। इतनी हिंदी मेरे को ऐसा लगता है लगभग सबको ही आती होती है, तो ये कॉमन सेंस लगाकर भी आप ये सवाल कर सकते थे। 8 में से 6 सवाल हम बिना पैसेज की एक लाइन पढ़े कर चुके हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वाई डिड रविंद्रनाथ ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल? रविंद्रनाथ स्कूल से बाहर क्यों निकले? करिकुलम मुश्किल था, ये तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए था, वो तो स्कूल में ही मिल रहा था। स्टाइफल्ड लग रहा था, नॉट इंटरेस्टेड, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हम बता नहीं सकते। करिकुलम डिजाइंड फॉर शांति निकेतन, शांति निकेतन के अंदर जो करिकुलम था बच्चों के लिए वो कैसा था? ब्लेंड था, जोड़ था, मिलावट थी, किस किस की? वेस्टर्न एजुकेशन और विलेज प्रैक्टिस की, स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्सचेंज की, ह्यूमन वैल्यूज आर्ट और कल्चर की, साइंस और रिलीजन की। ये दोनों ही सवाल हम उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो 10 में से करीब 6 सवाल हम कर चुके हैं, 4 सवालों के उत्तर हमें खोजने होंगे। अब इतना करने के बाद अगर आप छोड़ भी देते हैं फ्रैंकली, तो अगर आपके पास 2 ही मिनट थे, 3 ही मिनट थे, तो 10 में से 6 नंबर आ गए ना, बहुत है यार। 2 मिनट के अंदर अगर 6 नंबर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी आपने उपलब्धि पाई है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो अच्छा यही रहेगा कि आप शुरू से पैसेज को पढ़ने पर लगे, और एक बार जब पैसेज पढ़ लेंगे
देखो मैं अभी कैसे पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको नहीं आता है, तो उनको समझाने पर समझ में आएगा, इसीलिए मैं समझाऊंगा। लेकिन आपको कैसे करना है, एक सरसरी निगाहों से फटाफट से पढ़ देना है, मतलब को समझते हुए। अब आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे हैं। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्कूल क्यों छोड़ा था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसे, क्या मतलब कैसा पढ़ाई कैसी होती है इस शांति निकेतन के अंदर, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप थोड़ा सा समझदारी से अगर पैसेज पढ़ेंगे तो आप बातों को पकड़ पाएंगे। शांति निकेतन एम्बॉडीज, मैं समझा रहा हूं पर आपको अपनी स्पीड से पढ़ना है। शांति निकेतन एम्बॉडीज, एम्बॉडी का मतलब क्या होता है, शरीर धारण करना। तो शांति निकेतन जो है वो पूरे तरीके से धारण करता है किसको, रविंद्रनाथ टैगोर के विजन को, जो उनका एक दूरदर्शी दृष्टिकोण था, जो वो चाहते थे कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां जो अनफेटर्ड है, जिसमें कोई बंधन नहीं है रिलीजियस और रीजनल बैरियर्स का, ना तो धार्मिक बंधन है कोई, ना ही एरिया के बंधन है कोई। एस्टैब्लिश्ड इन 1863, 1863 में बना था, विद द एम ऑफ हेल्पिंग एजुकेशन गो बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ क्लासरूम। एजुकेशन को गो बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ क्लासरूम। कन्फाइन वर्ड का मतलब होता है रोक टोक, बंधन। अगेन रिस्ट्रिक्शन कन्फाइनमेंट एक ही बात होती है, कन्फाइन करना मतलब रोकना होता है। तो उसका लक्ष्य क्या था कि क्लासरूम के रोक टोक से बाहर निकालना चाहते थे वो एजुकेशन को। शांति निकेतन ग्रू इनटू विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921, 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गया था। अट्रैक्टिंग सम ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव माइंड्स इन द कंट्री, सबसे ज्यादा रचनात्मक दिमाग वाले लोग जो हैं उनको आकर्षित किया था, वो लोग शांति निकेतन में पढ़ते थे। ही डेवलप्ड, ही कौन है जी, रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। डेवलप्ड अ करिकुलम दैट वाज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ, जो यूनिक ब्लेंड था, करिकुलम कैसा था, ब्लेंड ऑफ आर्ट, ह्यूमन वैल्यूज एंड कल्चरल इंटरचेंज। कल्चर का, आर्ट का और ह्यूमन वैल्यूज का करिकुलम था। इवन टुडे इन एवरी स्टेप, इन एवरी ब्रिक एंड इन एवरी ट्री एट शांति निकेतन, हर कदम में, हर ईंट में, हर पेड़ में शांति निकेतन पर लोग उसकी प्रेजेंस, उसकी किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रेजेंस फील कर सकते हैं, उनके पैशन को फील कर सकते हैं, उनके डेडिकेशन को फील कर सकते हैं, और उनका जो गौरव है उसको फील कर सकते हैं इस संस्थान के अंदर। इन 1862, 1862 में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे, फादर वाज टेकिंग अ बोट राइड थ्रू बीरभम। बीरभम जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां बीरभम से जा रहे थे, वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ बंगाल, सबसे पश्चिमी इलाका जो है बंगाल का। ये सब आपने सुना हुआ, देखा होगा। कहां से सुना है, क्वेश्चंस में आया था अभी। देखो एक क्वेश्चन में क्या है, ये देखो, लोकेटेड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, ये भी सही बात हो गई। शांति निकेतन वो सेटअप बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी गलत हो गया, आंसर सी आ गया। देखो इतना सा पैसेज पढ़ा है, आंसर सी आ गया। कैसे आ गया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना था, बिल्कुल बना था 1921 में, ये अभी हमने पढ़ लिया है। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट बिल्कुल बीरभम, अभी पिताजी जा रहे थे बोट राइड पे, अभी बताया। शांति निकेतन सेटअप देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और क्लासेस यही नॉट ट्रू होगा कि वर हेल्ड इन ओपन एयर। सॉरी, माय मिस्टेक, ये भी गलत है, क्योंकि ये आंसर है, डी आंसर है। डी आंसर क्यों है, क्योंकि हमसे पूछा गया नॉट ट्रू क्या है। तो जब देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने सेटअप किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम लिखना यहां पर गलत हो जाएगा। हालांकि हमें सी के बारे में पता नहीं है, पर फिर भी सी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सी आंसर, क्योंकि डी पक्का गलत है। अगर डी गलत है तो डी का आंसर नॉट की वजह से डी ही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ना कि सी होगा। वापिस आ जाते हैं हमारे पैसेज के ऊपर। When he came across a landscape that struck him as the perfect place for meditation, एक ऐसी उनकी नजर पड़ी एक ऐसी जगह पर जहां पर उन्हें मेडिटेशन के लिए परफेक्ट जगह मिली। उनको लगा यार ये परफेक्ट जगह है मेडिटेशन के लिए। जो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ जी के पिताजी, उनकी बात हो रही है 1862 में। He bought the large tract of land, उन्होंने खरीद लिया पूरा हिस्सा, and built a small house and planted some saplings, कुछ पेड़ लगा दिए, एक घर बना लिया वहां पर। देवेंद्रनाथ टैगोर डिसाइडेड टू कॉल द प्लेस शांति निकेतन, और द, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अबोर्ड ऑफ पीस।
शांति का घर बुलाने का उन्होंने निश्चय किया, शांति निकेतन, बिकॉज ऑफ सेरेनिटी। सेरेनिटी होता है अगेन शांति, जो एक पीस मिलती है आपको, शांति जैसे नेचर के अंदर जो होती है। सेरेनिटी इट ब्रॉट टू हिज सोल, उनकी आत्मा को जो शांति मिलती थी उस जगह पर बैठ के ध्यान करके, उसकी वजह से उसका नाम ही महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन रख दिया। इन 1863 ये हम पढ़ चुके हैं, स्पिरिचुअल सेंटर बना दिया। फिर वेयर पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड, हर तरीके के लोग आकर पार्टिसिपेट कर सकते थे, ध्यान कर सकते थे। इन द इयर्स दैट फॉलोड, देवेंद्रनाथ सन, उनके जो सुपुत्र थे रविंद्रनाथ, वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल लिटरेरी फोर्सेस। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी। ही रोट, अगर आपको नहीं समझ में आया था इसका मतलब, तो इसकी ही नेक्स्ट लाइन से आपको पता चल जाएगा कि क्यों बोल रहे हैं लिटरेरी फोर्स, है ना। साहित्य का एक बिना रुकने वाला बल, एक ऐसा फोर्स, एक ऐसी पावर बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को। क्यों? क्योंकि वो हर जॉनरा में, जॉनरा क्या होता है, जैसे मूवीज आप देखते होंगे तो कॉमेडी मूवीज अलग होती हैं, रोमांटिक मूवीज अलग होती हैं, थ्रिलर अलग होती हैं, एक्शन अलग होती है, सुपर हीरो अलग होती है, हॉरर अलग होती है, ये सब जॉनराज हैं। वैसे ही काव्य अलग होता है ना, अलग अलग रस होते हैं, बहुत कुछ होता है लिखने में भी। बट ही वॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ पोएट। तो वो लिखते थे, नॉवेल्स भी लिखते थे, व्यंग भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, लेकिन पोएट थे सबसे पहले। एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एजुकेटर्स टू थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया को एक गांव समझते थे, अपना समझते थे, ऐसा पहले राइटर्स और पहले एजुकेटर्स में से एक थे। ही एनविजन्ड, उनकी दृष्टि किसकी थी? एन एजुकेशन दैट वाज डीपली रूटेड इन वंस इमीडिएट सराउंडिंग्स। वो चाहते थे कि जो एजुकेशन बच्चों को दी जाए वो उसकी सराउंडिंग्स के अंदर रूटेड होनी चाहिए, उसको काम आनी चाहिए जरूरत पड़ने पर, बट कनेक्टेड टू द कल्चर्स ऑफ द वाइडर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के बारे में लोग सीखे भी, लेकिन अपने आसपास की जमीन के अंदर जो भी चल रहा है, आसपास जो चल रहा है, उसकी भी पूरी जानकारी उनको होनी चाहिए। तो ये बातें क्या है, ये आपको बोलने के लिए है, पर ये क्वेश्चन में काम नहीं आएगी, वैसे बातें बहुत अच्छी है। लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ नेचर, नेचर के एकदम बीचों बीच, स्कूल एम्ड टू कंबाइन एजुकेशन विद अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द लार्जर सिविक कम्युनिटी। सिविक कम्युनिटी का मतलब क्या है कि जो सामाजिक जिम्मेदारी है आपकी, उसको निभाने को ऐड किया इन्होंने एजुकेशन के साथ, ताकि एक सेंस ऑफ ड्यूटी आया आपके दिल के अंदर, जो भी स्टूडेंट्स है वहां पे। ब्लेंडिंग द बेस्ट ऑफ वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल ईस्टर्न सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, वेस्टर्न सिस्टम को भी ब्लेंड किया ईस्टर्न सिस्टम के साथ भी। करिकुलम रिवॉल्व्ड ऑर्गेनिकली अराउंड नेचर, करिकुलम जो था वो रिवॉल्व करता था ऑर्गेनिकली अराउंड नेचर विद क्लासेस बीइंग हेल्ड इन ओपन एयर। अब देखो ओपन एयर की जो बात थी, एम क्या था? एम क्या था जी, ये देखो पहले तो, विद व्हाट एम वाज शांति निकेतन एस्टैब्लिश्ड। क्या एम था? पेड़ पौधों का, इंसेक्ट का नर्चर करना नहीं, अट्रैक्ट मोस्ट क्रिएटिव माइंड नहीं, एनकरेज एजुकेशन आउटसाइड द क्लासरूम, या फिर मेक इट परफेक्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन। अब यहां पर एम की जब हम बात करते हैं तो पहले पे आ जाएं तो विद द एम ऑफ हेल्पिंग एजुकेशन गो बियॉन्ड कन्फाइंस ऑफ क्लासरूम। तीसरी ही लाइन में लिखा हुआ है एम क्या था, तो तीसरी ही लाइन से हमें पता चल जाता है एनकरेज एजुकेशन था, मेडिटेशन के लिए बेस्ट प्लेस बनाना लक्ष्य नहीं था शांति निकेतन को स्थापित करने का। हम क्या कर रहे हैं, मैंने फिर भी आपको ज्यादा पैसेज पढ़ा है, हम पैसेज पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, पैसेज पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 10 के 10 क्वेश्चन पूरा करना है या 5 के 5 क्वेश्चन पूरा करना है। जैसे ही क्वेश्चन पूरे होंगे हम छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। हमें पैसेज से कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन के सही आंसर निकालने से मतलब है। लिटरली इनिशियली सर्व एज, ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओपन एयर की बात अभी हमारे सामने हो चुकी है। शांति निकेतन का मतलब क्या होता है, ये भी बात हम कर चुके हैं। ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, ये भी पता नहीं चला है। करिकुलम कैसे डिजाइन हुआ था ये हम बता सकते हैं कि करिकुलम में अब 2 क्वेश्चन उठते हैं, साइंस और रिलीजन की बात नहीं हुई, स्पिरिचुअल और रिलीजियस की बात नहीं हुई। या तो वेस्टर्न एजुकेशन और विलेज प्रैक्टिसेस आएगा, या फिर ह्यूमन वैल्यूज, आर्ट एंड कल्चर आएगा। ये 2 बातें हमारे सामने हुई है। अगर आप देखें, शांति निकेतन grew into विश्व भारती यूनिवर्सिटी, he developed a curriculum that was a unique blend of art, values and cultural। एक तो ये आ गया जी, आर्ट, वैल्यूज एंड कल्चरल, जरा देखें, है ना। द करिकुलम डिजाइंड फॉर शांति निकेतन was a blend of art,
वैल्यूज का ह्यूमन वैल्यूज आर्ट एंड कल्चर, ये तो ठीक है। एक और लाइन जो हमारे सामने आई थी वो ये थी, ये देखिए, ही टर्न इनटू करिकुलम, द करिकुलम रिवॉल्व ऑर्गेनिकली अराउंड नेचर विद क्लासेस बीइंग हेल्ड इन ओपन एयर। इससे पहले क्या है, ब्लेंडिंग द बेस्ट ऑफ वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल ईस्टर्न सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन। तो ब्लेंड कर रखा था किस किस को, वेस्टर्न और ट्रेडिशनल ईस्टर्न सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन को। तो दोनों ही बातें हैं करिकुलम के बारे में। यहां पर हमने ब्लेंड ऑफ आर्ट, ह्यूमन वैल्यूज एंड कल्चरल इंटरचेंज कर दिया, और यहां पर हम बोल रहे हैं बेस्ट ऑफ वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल ईस्टर्न सिस्टम्स बोल रहे हैं। करिकुलम रिवॉल्व ऑर्गेनिकली अराउंड नेचर विद क्लासेस। अब अगर हम अपने क्वेश्चन पर आ जाएं, करिकुलम डिजाइन्ड फॉर शांति निकेतन वाज अ ब्लेंड ऑफ। अब यहां पर फ्रैंकली स्पीकिंग दोनों ही आंसर सही हैं। यह भी एक सीखने वाली बात है एसएससी के लिए कि दोनों ही आंसर्स एकदम सही है। वेस्टर्न एजुकेशन और विलेज प्रैक्टिसेस की भी बात हुई थी और ह्यूमन वैल्यूज आर्ट और कल्चर की भी बात हुई थी। पर एसएससी के अंदर सही उत्तर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेस्ट उत्तर। चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो अगर मैं आपको सही से बोलूं आपको मार्क क्या करना चाहिए, तो आपको सी को मार्क करना होगा, ए को मार्क नहीं करना है। ए को मार्क क्यों नहीं करना है? क्योंकि वॉज अ ब्लेंड ऑफ, यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनली ईस्टर्न सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन। वहां पे वेस्टर्न और ट्रेडिशनल ईस्टर्न लिखा हुआ है और यहां पर आर्ट, वैल्यूज और कल्चर लिखा हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन में देखें तो आर्ट, वैल्यूज और कल्चर मिल रहा है, लेकिन वेस्टर्न के साथ विलेज प्रैक्टिसेस मिल रहा है। हालांकि ट्रेडिशनल ईस्टर्न का मतलब विलेज ही है, लेकिन फिर भी भावनाओं में, शब्दों में फर्क है। काफी करीब होने के बावजूद सी बेहतर उत्तर है। अगर सी नहीं होता, कुछ और लिखा होता सी में, तो ए आंसर हो जाता। ए गलत नहीं है, ध्यान दें। मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा अच्छा सी है। अगर सी अवेलेबल है तो आंसर हमें सी को करना होगा। अगर सी अवेलेबल नहीं होता तो हम आंसर ए को कर देते। अब हमारे पास एक ही क्वेश्चन बचा है कि रविंद्रनाथ ने ड्रॉप आउट क्यों किया था, तो वो हम पढ़ लेते हैं। टैगोर wanted his students to feel free despite being in the formal learning environment. Free चाहते थे because he himself had dropped out of school when he found himself unable to think and felt claustrophobic. शानदार शब्द है भैया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया फोबियाज में से एक है, कई सारे फोबिया आपको याद होने चाहिए एज एसएससी का स्टूडेंट। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है बंद जगहों का डर। जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिक व्यक्ति लिफ्ट में नहीं चढ़ सकता। जब आपको ऐसे लगता है घुटन हो रही है, बंद हो रही है जगह, मेरे छोटी जगह पर जब आप नहीं रह सकते, आपको कसा कसा सा लगता है, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ऐसे ही एक्रोफोबिया होता है ऊंचाई का डर, हाइड्रोफोबिया पानी का डर, है ना। ऐसे ही थैनाटोफोबिया मौत का डर, है ना। काफी सारे फोबियाज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। तो क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता था विद इन 4 वॉल्स ऑफ अ क्लासरूम। तो क्लासरूम के अंदर बैठकर रविंद्रनाथ टैगोर जी को घुटन सी महसूस होती थी और वो सोच नहीं पाते थे, इसीलिए उन्होंने ड्रॉप आउट किया था। क्वेश्चन पर आ जाएं। करिकुलम मुश्किल था? नहीं, टैगोर जी के लिए मुश्किल कुछ नहीं था। वांटेड फॉर्मल लर्निंग? नहीं, फॉर्मल लर्निंग चाहिए थी तो फिर स्कूल में ही रहते ना। ही फेल्ट स्टाइफल्ड, अब यहां पर शब्दों का खेल है क्वेश्चन में। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड? नहीं। अगर आप समझदार हैं तो स्टाइफल्ड का मीनिंग नहीं आने के बावजूद आप सी को मार्क कर देंगे, परंतु अगर आपको मीनिंग आता है तो ज्यादा अच्छा है। स्टाइफल्ड का मतलब भी घुटन होना होता है। व्हेन यू स्टाइफल समबडी या इफ यू आर बीइंग स्टाइफल्ड, तो घुटन हो रही है। दम घुटने को स्टाइफल होना बोलते हैं या करना बोलते हैं, दोनों ही बातें हो सकती है। तो उनको स्टाइफल्ड लगता था, दम घुटता था। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया के साथ स्टाइफल वर्ड को जोड़ा गया है, जो कि एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताता है। अगर यहां पे क्लॉस्ट्रोफोबिया वर्ड होता तो कोई भी कर लेता, स्टाइफल वर्ड की वजह से आधी जनता ये 9 नंबर का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 भी हो गया, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। हालांकि हमारा पैसेज बाकी है, लेकिन फिर भी हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले पैसेज की तरफ। देखो, तरीका सीखो, कोशिश करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदे में रहोगे। एक बात मेरी विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अगर आप इंग्लिश में पास होना चाहते हैं
तो रोज के 2.5 से 3 घंटे आप इंग्लिश को दें। चाहे आपकी मैथ्स अच्छी है बुरी है, रीजनिंग अच्छी है बुरी है, जो भी हो रहा हो वो कम से कम दें। रीजनिंग को कम से कम 1 घंटा रोज दें। एक पेपर लगाएं, नहीं तो जो चैप्टर नहीं आते वो करें। वैसे ही जीके को कम से कम 2 घंटे रोज जरूर दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसएससी के स्टूडेंट की क्या है, सुबह से शाम तक मैथ्स पढ़ता रहता है, लेकिन मैथ्स पढ़ो आप, लेकिन ये 3 और 1 4 और 2 6 घंटे पूरे होने के बाद मैथ्स पढ़ो। 4 घंटे पढ़ पाओ तो 4 घंटे पढ़ो, 5 पढ़ पाओ तो 5 घंटे पढ़ो। ये याद रखना कि 50 नंबर चारों सब्जेक्ट के बराबर हैं। अगर इनको इज्जत नहीं दोगे, ये बाद में तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, सिर्फ मैथ्स करते रह जाओगे। और मैथ्स में भी 50 में से 50 नहीं आते पूरी करने के बावजूद। तो ये तवज्जो जरूर दें। इन सब्जेक्ट्स को करने के बाद ही मैथ्स को चालू करें और मैथ्स में भी पूरी जान लगा दें। पूरा फोकस मार्क्स पर रखें, किसी भी एक सब्जेक्ट पर ना रखें। आई होप आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।